नमस्कार। मैं उज्जवल सिंह हूं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। यूपी न्यूज में आज जो चर्चा होगी, एक्टर सहीम खान से हम बात करेंगे। आप एक्टर सहीम खान को आप देखते होंगे लगातार क्राइम पेट्रोल, सीआईडी जैसे चर्चित टीवी सीरियल्स में जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए लोगों को क्राइम के खिलाफ जागरूक करते हुए। लेकिन आज वो एक्टर सहीम खान खुद जुर्म का शिकार है। सहीम खान लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं खुद सहीम खान से कि क्या उनके साथ घटना हुई है, उनके परिवार के साथ क्या घटना हुई है, जिसको लेकर वो लगातार सीएम योगी और समेत तमाम आला अधिकारियों से मदद मांग रहे हैं। सहीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। जी धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका। जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि घटना आपके साथ जो हुई है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। क्या घटना हुई जी है और क्या कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? जी ये घटना जो है, ये जो क्राइम हुआ है वो मेरी अपनी सगी भांजी के साथ हुआ है, जिसका नाम खुशी है। फ्राइडे को मैं जुमा की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो मुझे घर से 2-3 बार कॉल बैक टू बैक आ रहा था। मैं नमाज में था तो फोन उठा नहीं पाया। उसके बाद फिर मैं जैसे घर पहुंचा, नमाज पढ़ के मुझे कॉल आया, मैंने उठाया फोन। तो मैंने कहा, पूछा कि क्या हुआ, तो इतना फोन आ रहा है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरी जो भांजी है खुशी गई थी खलिहान में, जो हमारा फार्म हाउस पाही है जहाँ पे जानवर वगैरह हमारे रहते हैं। सर तो जी, वहां पे गई थी, तो वहां आपकी पे बात को मैं बीच में रोकना चाहूंगा। पहले बताइए कि आपका घर जी कहाँ पड़ता है, कौन से जी प्रदेश में, और जो घटना हुई है उस थाना जी क्षेत्र पूरे विवरण दीजिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रतापगढ़ सिटी का रहने वाला हूँ। सिटी में एक छोटा सा कस्बा है दरवाजा बाहर, जहाँ पे ये घटना हुई है, जहाँ मेरा होम टाउन है, जहाँ पे मेरा अपना घर है। तो 5 मार्च 2021 दोपहर 12:30 बजे ये घटना घटी। मेरी भांजी जो कि फार्म हाउस पे पाही पे गई हुई थी, तो उसको 4 लड़के, जो नईम मेरे गांव में एक ठेकेदार हैं, नईम उनके उनका बेटा था, और कम्मू एक हैं जो उनका एक बेटा था, उन्हीं के भाई वो भी हैं। और उन्हीं का एक और भाई है कलीम, जिनका उनका भी बेटा था। और कम्मू के 2 बेटे थे। तो इन लोगों ने मेरी भांजी को, जिसमें से 2 बालिग थे और 2 नाबालिग थे, तो इन लोगों ने मेरी भांजी को जबरन उठा के सरसों के खेत में लेके गए, जैसा मुझे सुनने में आया, जैसा मेरी भांजी ने मुझे बताया कि वो उठा के सरसों के खेत में लेके गए और इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किया इन लोगों ने। उसको मोलेस्ट किया। उसके बाद वो जब उसने चिल्लाया तो इन लोग छोड़ के उसको भाग गए। तो वो घर पे जब आने के बाद इन लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो नजदीकी सिटी थाना इंचार्ज को इन्फॉर्म किया गया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ। तब तक मुझे कोई खबर नहीं थी। तब तक मुझे कोई खबर नहीं थी। घर से बार बार फोन आ रहा था, बट मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था और मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स वगैरह थी, तो फंसा हुआ था मैं। जब थाना इंचार्ज से बात हुई तो फिर मैंने थाना इंचार्ज को फोन किया। जब मुझे मेरे नॉलेज में बात आई तो मैंने थाना इंचार्ज को फोन किया। मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग जा रहे हैं, हम देखेंगे क्या क्या मामला है, कोई आप परेशान ना होइए। तो वो लोग गए। वो लोग जब घर पे गए, घर पे जाने के बाद वो सारे के सारे जो कल्पिट्स थे, जो अपराधी थे, सब भाग गए घर छोड़ के। सब इधर उधर छुप गए। फिर मैंने उस छुप गए। उसके बाद दरोगा जी वहां से चले गए, जो थाना इंचार्ज थे, वो वहां से चले गए। उनके जस्ट जाने के बाद मेरे घर पे चूंकि पुलिस में कंप्लेन किया, तो उन लोगों ने अपने पूरे परिवार के जितने उनके लड़के थे, सब लड़कों ने मिलके कोई हथियार वगैरह लेके आए घर पे, जो कि मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैं उस वक्त अपनी भांजी से बात ही कर रहा था कि क्या हुआ तेरे साथ। इतने में वो रोने लगी कि भाई मामू देखो, घर पे हमला हुआ, घर पे वो लोग मारने आए। तो सब लोग भांजी को जान से मारने के नियत से घर में घुसे। तो मेरे घर वालों ने मेरे भांजी को बचाने के चक्कर में उसको घर में बंद किया और घर वर अंदर से लॉक किया। तो उन लोगों ने जैसे जैसे घर में घुसे, घर में तोड़फोड़ की, और मेरे जो जानकारी में आया है, घर से पर्स लेके गए जिसमें कुछ पैसे थे। और ये सारी चीजें हुई। तो मैं जब ये सब चल रहा था, मैं लगातार थाना इंचार्ज को फोन कर रहा था कि प्लीज मेरे घर पे किसी को भेजिए, उन लोगों ने अटैक किया हुआ है, वो लोग जान से मारना चाहते हैं, और प्लीज भेजिए। तो थाना इंचार्ज ने फिर वापस भेजा। तो जो सिपाही आए, उनके मौजूदगी में, सिपाही की मौजूदगी में वो लोग भागे। उसके बाद फिर मैंने तो जो हमारा एफआईआर था, हमने वो सीओ साहब को फोन किया, जो अभय सिंह पांडे हैं शायद, उनको फोन किया कि सर ऐसा ऐसा घटना हुई है। तो सीओ साहब खुद घटनास्थल पे गए। मेरे को उन्होंने बोला कि कोतवाली आके आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। जो कोतवाली ले गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, हमने जो स्टेटमेंट तैयार किया, जो हमने बच्ची का बयान लिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और मेरे घर पे जो हुआ वो तो सीओ साहब ने खुद देखा।
उसके बाद जब मेरे घर पे गए, जब एफआईआर करने कोतवाली गए, तो जो एफआईआर हमने लड़की के बयान के मुताबिक और घर वालों के ऊपर जो बीती है उसके मुताबिक जो बनवाया था, वो बयान 3 दिन तक एक्सेप्ट नहीं हुई सर। 2 दिन तक एक्सेप्ट नहीं हुई, तो फिर मैं लगातार एसपी साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लगातार सीओ साहब को मैसेज कर रहा हूँ कि सर प्लीज एक्सेप्ट करवाइए मेरे घर पे। वो सेकंड डे भी रात में वो लोग आए थे, फिर मैंने थाना इंचार्ज को फोन किया था, फिर रात में थाना इंचार्ज गए तो फिर वो लोग भागे थे। थाना इंचार्ज से हम बोले सर गिरफ्तारी करवाइए, मेरे घर को प्रोटेक्शन दीजिए, मेरी फैमिली, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, मेरे घर में किसी को लड़ना झगड़ना नहीं आता है, मेरी वैसी फैमिली नहीं है। और जिन लोगों ने मेरे फैमिली पे अटैक किया या जिन लोगों ने अटेम्प्ट टू रेप की कोशिश की मेरी भांजी के साथ, उन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। आप उनकी हिस्ट्री खंगालिए, कितनी बार वो लोग गौकसी में जेल जा चुके हैं, कितनी बार वो लोग बैंक लूट में जेल जा चुके हैं, कितनी बार बम रखने के इल्जाम में जेल जा चुके हैं, बहुत सारे केसेस हैं उन लोगों के ऊपर। हाँ, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड आप चेक करेंगे सर तो सिंगल केस आपको मेरी फैमिली के ऊपर नहीं मिलेगा कभी भी। तो सीओ साहब को मैं बार बार फोन कर रहा था कि सर आपने फिर सीओ साहब ने मुझे एक एफआईआर कॉपी भेजी। मैं बार बार उनको फोन करने के बाद सीओ साहब ने मुझे एफआईआर कॉपी भेजी। जो एफआईआर कॉपी मैंने पढ़ा तो उसमें वो मामला ही दर्ज नहीं किया जो अटेम्प्ट टू रेप था, गैंग रेप का मामला ही दर्ज नहीं हुआ, मोलेस्टेशन का मामला दर्ज किया उन्होंने, और नॉर्मल झगड़ा लड़ाई का मामला दर्ज किया, जो कि गलत है सर। जब बच्ची ने स्टेटमेंट दिया, उसका मेडिकल हुआ, तो आपको मामला दर्ज करना चाहिए। हम विक्टिम है, हम कल्पित नहीं है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्टर सहीम खान, जो कि प्रतापगढ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ पुलिस, एक उनके परिवार के साथ एक घटना हुई है, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के वो तमाम अधिकारियों से, नेताओं से मदद मांग चुके हैं, हालांकि अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। हम सहीम जी से पूछते हैं कि अब क्या उन्होंने अभी तक किस किस से इस प्रकरण की जानकारी किसको दी और क्या मदद मिल सकी अभी तक उनको? जी सहीम जी। जी, मेरी एसपी सिटी साहब से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, आप कार्रवाई जो भी होगी मुनासिब वो आप की जाएगी। हालांकि सीओ साहब ने जो रिपोर्ट लगाई है वो बिल्कुल बेबुनियाद रिपोर्ट है। मतलब उस रिपोर्ट में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है सिर्फ छेड़खानी का मामला है, जबकि अटेम्प्ट टू रेप का जब हमने केस किया उसके बाद भी मेरे घर पे अटैक हुआ, विक्टिम को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें मेरे घर वाले भी घायल हुए, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अभी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरी भांजी से मैं बात कर रहा था कि बेटा बता क्या क्या तेरे साथ हुआ, इतने में ही वो रोने लग गई, बोले मामू घर पे वो लोग आए मारने के लिए। तो उसके बाद मोबाइल बंद हो गया था। तो कल मैंने श्री राजा भैया जी से बात की, मैंने उनको भी फोन किया था, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हम भी होगा इस मामले में। उन्होंने तो बहुत अच्छा बोला कि प्रतापगढ़ जिले में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर महिलाओं का मामला होता है, बच्चियों का मामला होता है, तो हम बहुत सख्त रहते हैं इन सब चीजों में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कही हुई बात पे एसपी साहब और सीओ सिटी साहब अमल करेंगे। और मैं उज्जवल भाई, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ मेरे घर की बच्ची की नहीं है, ये देश की बच्ची की बात है। आज मेरे घर में हुआ है ये कांड, कल हो सकता है ये क्राइम किसी दूसरे के घर में भी हो। तो बच्चियों को, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं, उस पर अमल भी किया जाए। उस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना अमल हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं तो बौखलाया हुआ हूँ क्योंकि मेरी भांजी का मामला है, और मैंने खिलाया हुआ है, मैंने, और मुझे पता है मेरे परिवार वाले इस तरह के नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी पे एलिगेशन लगाएं, जबरदस्ती किसी पे आरोप लगाएं। मैंने सीओ साहब को मैसेज करके पूछा, मैंने कहा आपने जो एफआईआर दर्ज किया है, वो एफआईआर में आपने जो एफआईआर दर्ज किया छेड़खानी का, आप क्राइम स्पॉट पे गए चेक करने के लिए? आपने तफ्तीश की? आप सिर्फ मेरे घर पे गए, जो क्राइम स्पॉट था वहां पे आपको जाना चाहिए था, तफ्तीश करनी चाहिए थी। हो सकता है आपको कोई वहां सुराग मिलता, आपको कुछ ऐसा लगता कि हाँ छेड़खानी हुई है, आपको एक बार देखना तो चाहिए। बच्ची को लेके जाते वहां पे, मेरे घर में मेरे परिवार पे खतरा मंडरा रहा है, मेरे परिवार के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बात सिर्फ मेरे परिवार की नहीं है, बात
ये हिंदुस्तान के परिवार की है, हमारे देश के परिवार की है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ, मेरे मेरी मेरी भांजी हो या किसी की भी भांजी हो, किसी की भी बच्ची हो, अगर महिलाओं के साथ, वो भी अंडर एज है, वो नाबालिग है, महज 14-15 साल की बच्ची है, वो उसके साथ इतना गंभीर, इतना संज्ञान आरोप क्राइम करने की कोशिश की गई है। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के इस तरह की बातें कर रहा हूँ अपने परिवार के बारे में। मुझे मेरा काम ये सब नहीं है सर, लेकिन मैं मजबूर हो गया। मैंने पहले इंटरनल लेवल बात करने की कोशिश की, सिटी इंचार्ज से बात किया, वो बोले कि क्रिमिनल फोटो भेजो, उनकी लोकेशन भेजो, वो मैं उनको भेज रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सीओ साहब से मैं लगातार, जबकि सीओ साहब मेरे घर पे आ चुके हैं, इसके पहले मैं यूपी गया हुआ था तो वो मेरे पास मुझसे मिलने आए थे, वो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, वो मिले हुए हैं मुझसे, वो मेरे घर पे आए, मेरे घर के महिलाओं से भी मिले हुए हैं, वो सबको जानते हैं कि मेरा परिवार कैसा बाकी लोगों से। इसके बावजूद भी अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो सर ये मुझे मजबूर होना पड़ेगा। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मुख्यमंत्री साहब से जाके मिलूंगा, और अगर वहां पे भी कार्रवाई, वहां से भी मुझे मदद नहीं मिली तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा, उनके पास भी जाऊंगा, दिल्ली भी जाऊंगा। लेकिन मैं सर, जो जिन्होंने गुनाह किया है, मेरे जो फादर हैं वो 80 साल उनकी उम्र है, मेरे घर में घुस के उनका गला पकड़ा गया। मेरी भांजी को मारने के लिए जब वो लोग आए थे, मेरे फैमिली वाले जब उसको बचाने के लिए आगे बढ़े, तो मेरी भाभी पे हाथ उठाया वहां के उनके मर्दों ने। और तो और उनके घर की महिलाएं भी जब एक बच्चे को पकड़ के लेके गए, उनके घर के बच्चे को, जो एक वन ऑफ कल्प्रिट है, तो उनके घर वाले मेरे घर वालों पे चढ़ाई फिर से कर दिए। बार बार मेरे घर पे हमला हो रहा है, गालियां दी जा रही है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। ये ठीक है, बोलना और गालियां, ये इतना मायने नहीं रखता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चार्जेस, जो हमने एप्लीकेशन दिया था सीओ साहब को, जो कोतवाल साहब को हमने एप्लीकेशन भेजा था, उसको अप्रूव क्यों नहीं किया? जब बच्ची कोतवाल साहब के सामने, सीओ साहब के सामने बैठ के बोल रही है कि मुझे उठा के लेके गए, मेरे साथ जबरन कर रहे थे, ये लोग कोशिश कर रहे थे, तो उस बात को क्यों नहीं माना गया? कोतवाल साहब ने टीम भेजा, मेरे घर पे आई, करीब 1.5 घंटा उसका इन्वेस्टिगेशन चला। मेरी भांजी का, वो 14 साल की बच्ची है, उससे पूछताछ हुई, उसके बाद भी क्राइम स्पॉट पे नहीं गया कोई भी। अगर क्राइम स्पॉट पे नहीं गए तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो लड़की बयान दे रही है, बच्ची 14 साल की बच्ची, उसको पढ़ा लिखा के नहीं कर सकते हम लोग। और मेरा जो कोई जाति मामला नहीं है कि हमारा जमीनी विवाद है या हमारी कोई उनके साथ दुश्मनी है कि इसमें निकाल लो, वो सब है ही नहीं सर। हमारा हमारा वो बैकग्राउंड ही नहीं है। उनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो आपको कम से कम 50 एफआईआर उनके घर वालों के नाम पे मिलेगा, लेकिन आप मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो सिंगल एफआईआर मेरे घर के किसी भी रिश्तेदार के रिश्तेदार में नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी मेरी प्रार्थना है, मैं डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मामले को संज्ञान लें। और ये मेरे घर का सिर्फ मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मामला है, ये छोटी घटना नहीं है। इस छोटे छोटे मामलों की वजह से हमारे देश की जो प्रशासन है, उन सब की बदनामी होती है। आज मुझे इतने सारे मीडिया से कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। मुझे मुझे एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं, क्यों मामले को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। लेकिन मजबूर हो गया मैं। अगर कार्रवाई होती तो मुझे जरूरत ही नहीं थी कि किसी चैनल पे बैठ के बात करने की। मैं अपने घर की इज्जत की बात में किसी चैनल पे बैठ के कर रहा हूँ सर। तो मेरा मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मेरी भांजी के साथ हुआ है, अगर अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिली, एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ, तो ये फिर किसी और के साथ होगा। और ये होता रहेगा सर, ये सिलसिला जारी रहेगा, कंट्रोल में नहीं आएंगे। क्योंकि जो ये लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है। कई बार इनके ऊपर गौकसी का मुकदमा दर्ज हुआ है, कई बार इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है, कई बार इन पे लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खानदान से कम 4-5 लोग तो जेल काट चुके हैं। तो उन लोगों को डर ही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि जाते हैं 10 दिन 12 दिन में 2-4 लाख मार खाते हैं, 10-12 दिन में जमानत करा के बाहर आ जाते हैं, तो उनको आदत पड़ी हुई है। तो अभी तक जो मामला था, अगर लड़ाई झगड़ा तक होता तो मैं सोचता चलो ठीक है, रफा दफा हो जाएगा। बात इज्जत की है, बात एक मासूम बच्ची के इज्जत की है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहूंगा कि इस मामले पे कड़ी कार्रवाई हो, और मेरी भांजी को, मेरे परिवार को, जो लूट हुई मेरे घर में, उस पर कार्रवाई हो। जो मेरे घर वालों पे मारपीट का किया इन लोगों ने आके, उस पर कार्रवाई हो। और जो मेरी भांजी पे रेप का कोशिश किया, उस पर कार्रवाई हो। ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए सर। एक जितने भी हमने एप्लीकेशन दिया है, बच्ची के बयान के मुताबिक दिया है। एक भी एप्लीकेशन हमने, मैं तो वहां था नहीं, सारा सारा माजरा बच्ची बता रही है।
जब वो बच्ची बता रही है कि सर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश किया, मेडिकल कराया, उसको चोट लगी है, उसको फटके थे, उसको चोट लगी हुई है, तो अब उसके बाद भी FIR आप सिर्फ छिड़खानी का लिख रहे हैं, तो अब क्या उम्मीद, किससे उम्मीद लगाए फिर हम किसके पास जाएं? चलिए सलीम खान जी, हम भी अपील करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से और साथ साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसमें बच्ची को न्याय मिले और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, एक मामला आया है गैंगरेप का प्रयास किया जाए, वो एक एक्ट्रेस की भांजी है, क्या जानकारी है सर इसमें? ये सिटी चौकी के दरवाजा बाहर का मामला है। गैंगरेप के प्रयास जैसी कोई बात नहीं है, ये आपसी मतलब इनके द्वारा, वादी द्वारा ये बताया जा रहा है गैंगरेप का प्रयास, बट आरोपी पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ मारपीट हुई थी जिसमें लिखवाया गया है, मतलब उनकी द्वारा तहरीर दी गई है। इस संबंध में अभियोग संख्या 202/21 पंजीकृत कर दी गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर किस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है? 323, 354, 7/8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। और इसके साथ मैंने वहाँ पर चूँकि महिलाएं बार बार एक दूसरे मतलब वादी के घर पे जा रही थी बार बार, इस वजह से लगभग 30 महिलाओं का भी 107/16 में उनको भी शांति व्यवस्था के लिए उनका भी चालान किया गया। कोई गिरफ्तारी? एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और थाना कोतवाली नगर में है और आवश्यक विधिक कार्रवाई उसके संबंध में की जा रही है। थैंक यू। उधर जाओ। वर्टिकल बनाया। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?